अध्याय 131। डिब्बे में बैठे सभी लोग फिर से चौंक गए। मास्टर ली ने इंजीनियरिंग टीम को अपने यंग कब्रिस्तान को बुलडोजर से गिराने का आदेश दिया। सभी ने अवचेतन रूप से जी वूल की ओर देखा। क्या तुमने अभी नहीं कहा था कि तुम बाकी 9 कबीलों को मारना चाहते थे? हमें बहुत उत्सुकता है, तुमने अपने बेटे के 9 कबीलों को कैसे मारा? अमरनाथ वर्मा के चेहरे पर शर्मिंदगी साफ दिखाई दे रही थी। फिर वह गुस्से से दहाड़ा, पाद, मानो या न मानो, मैंने तुम्हारी जीभ काट दी। आहान वर्मा ऐसा कैसे कर सकता है? क्या वह पागल है? धमाका। मैनेजर गांडू वहीं घुटनों के बल बैठ गए। कांपते हुए उन्होंने समझाया, मास्टर, मेरी आपसे झूठ बोलने की हिम्मत कैसे हुई? ये खबर मुझे इंजीनियरिंग टीम के भाइयों ने तुरंत दी थी। ली परिवार के कब्रिस्तान को बुलडोजर से गिराने के बाद पूरा मामला कुछ इस तरह है। उसने एक ही गोल में सारी खबरें बता दीं, जिसमें जी बोडुआन द्वारा गुंडों को झाओ गुआंगवन को पीटने के लिए ले जाना, ये त्यांसे का झाओ गुआंगवन का बदला लेने के लिए अचानक प्रकट होना, जी बोडुआन द्वारा उसकी जान बचाने के लिए अपने ही कब्रिस्तान को बुलडोजर से गिराने की पेशकश करना वगैरह शामिल हैं। मैनेजर गांडू की कहानी सुनने के बाद बक्से में एक विस्फोट हुआ और जी परिवार गठबंधन के सदस्य स्तब्ध रह गए। ये त्यांसे अभी भी जिंदा है। ये कैसे संभव है? क्या उसे होनफेंग तांग ने नहीं मारा था? मास्टर हू ने ये त्यांसे की बात क्यों मानी? ये तो बस एक कल्पना है। सब खत्म हो गया। अगर ये त्यांसे सचमुच जिंदा है तो हम क्या करेंगे? वह बदला लेने हमारे पास तो नहीं आएगा, है ना? हमने कब्रिस्तान को बुलडोजर से गिराने की इस मौत की योजना में हिस्सा भी नहीं लिया था। एक पल के लिए सब अफरा तफरी और दहशत में आ गए। उसे डर था कि ये त्यांसे मुसीबत खड़ी कर देगा और उनके सभी पूर्वजों की कब्रें गिरा देगा। पूर्वजों की कब्रों को हटाना वाकई मज़ेदार है। बस हो गया, चुप हो जाओ सब लोग। वुली अचानक गुस्से से चिल्लाया और सबकी चर्चा बीच में ही रोक दी। उसकी सांस फूल गई और वह इसे स्वीकार नहीं कर सका। मुझे विश्वास नहीं होता कि ये त्यांसे अभी जिंदा है। क्या हो सकता है कि उसमें अकेले ही पूरे होनफेंग हॉल को हराने की ताकत हो? ये नामुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन। लाई जिंगे ने अपने फ़ोन पर नज़र डाली। अचानक उसने कहा, मुझे पता है कि वह अभी भी जिंदा क्यों है। स्विश। सबने लाई जिंगे की तरफ देखा, उसके आगे बोलने का इंतजार कर रहे थे। लाई जिंगे ने गंभीरता से कहा, मैंने कुछ पल पहले ही समाचार देखा था और बताया गया था कि कुछ ही देर बाद ये त्यांसे को कार्यक्रम स्थल के हॉल में होनफेंग हॉल ने घेर लिया था। मेयर लिन और डिप्टी बयूरो वांग ने सैकड़ों कानून प्रवर्तन टीमों का नेतृत्व करते हुए होनफेंग मनों को घेर लिया और ये त्यांसेल को बचाया। सब हैरान थे। क्या मेयर लिन ने तो खुद ये त्यांसेल को बचाने के लिए एक टीम का नेतृत्व किया था? इस आदमी का चेहरा इतना बड़ा कैसे हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि ये त्यांसेल का मेयर लिन के साथ कोई अनजान रिश्ता हो? इतना ही नहीं, इस आदमी को मास्टर हू की भी मदद मिली है। क्या हमने कोई गलती की? दरअसल उसका इतिहास बहुत गहरा है। अगर ये त्यांसेल का इतिहास वाकई इतना बेवफा है तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। वुल्लर ने सबके चिंतित भाव देखे। उसने दांत पीसते हुए डांटा, तुम सब कितने निराश हो ये देखते हुए कि तुम एक छोटे लड़के से इतना कैसे डर सकते हो। क्या तुम इतने काया हो? लाइजिंगे उलझन में दिखे। मास्टर जी, ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे भाई डरपोक हैं। दरअसल ये त्यांसेल मेयर लिन और मास्टर हू से बहुत परिचित है। ऐसी हैसियत के साथ हम उसे नाराज नहीं कर सकते। जी वुली ने ठंडी आवाज में कहा, वह मेयर लिन और मिस्टर हू से इतना परिचित कैसे हो सकता है? मुझे लगता है कि वे रोंग मेयान के चेहरे की वजह से मदद करने आए थे। रोंग मेयान ने उसे जो साथी का दर्जा दिया था उसके बिना। ये त्यांसे, ये कुछ भी नहीं है। खुद को डराना बंद करो। सबने एक दूसरे को देखा और लगा कि बात तो समझ में आ रही है और अब वे ज्यादा सहज महसूस कर रहे थे। लाई जिंगे ने पूछा, मास्टर ली, अब हमें क्या करना चाहिए? जी वुली ने दांत पीसते हुए कहा, सबसे ज़रूरी बात यह है कि मैं ली परिवार के कब्रिस्तान जाकर जितना हो सके नुकसान की भरपाई करूं। फिर मैं ये त्यांसेले से निपटने का कोई रास्ता ढूंढूंगा। उसे अचानक कुछ याद आया। वह मुड़ा और मैनेजर गांडू से पूछा, वैसे ये बेवफा दुष्ट जी बोडुआन कहाँ है? वह वापस आकर मुझे ये बात क्यों नहीं बताए? मैनेजर गांडू ने सिर झुकाकर कहा, मास्टर जी, वह हार गए हैं। संपर्क? क्या संपर्क टूट गया? क्या हो रहा है? मास्टर, इंजीनियरिंग टीम द्वारा और परिवार के कब्रिस्तान पर बुलडोजर चलाने के बाद मास्टर हू ने इंजीनियरिंग टीम को पहले जाने के लिए कहा, लेकिन यंग मास्टर जिया को अकेला छोड़ दिया। करीब 10 मिनट बाद श्री हू अपने भाइयों के साथ बाहर आए, लेकिन वे यंग मास्टर जी को देख नहीं पाए और न ही उनसे फ़ोन पर संपर्क हो पाया। धमाका। जी वुली का शरीर फिर से कांप उठा और उनकी आंखें काली पड़ गईं और वे लगभग बेहोश हो गए। ली परिवार के कब्रिस्तान पर बुलडोजर चलाने की बात ही उनके लिए बिजली गिरने जैसी थी। अब तो उनके बेटे का भी संपर्क टूट गया है। इतना अनुभवी होने के बावजूद वे लगातार हो रहे प्रहारों को झेल नहीं पा रहे हैं। गठबंधन के सदस्यों के चेहरे के भाव बदल गए।
हे भगवान, मास्टर हु ने यंग मास्टर जी को जरूर चुप करा दिया होगा, है ना? असंभव, क्या उन्होंने यंग मास्टर जी को बचने का कोई रास्ता देने का वादा नहीं किया था? ऐसी चीज की गारंटी कौन दे सकता है? आखिरकार मिस्टर टाइगर तो बिना पलक झपकाए लोगों को मारने के लिए मशहूर हैं। कुछ देर के लिए अलग अलग राय बनी। मैनेजर गांडू ने उदास चेहरे से पूछा, मास्टर, अब हमें क्या करना चाहिए? वुली ने लगभग अपने दाढ़ के दांत चबाते हुए कहा, पाद, हम और क्या कर सकते हैं? सबको बुलाकर बायोडुआन को ढूंढने के लिए कहो। मैं जिंदा लोगों को देखना चाहता हूं और मरने के बाद लाश भी देखना चाहता हूं। हाँ हाँ, मेरे माथा तभी इंतजाम करेंगे, मैनेजर गांडू ने जवाब दिया और जल्दी से भाग गए। ली फैमिली अलायंस के सदस्यों ने एक दूसरे की तरफ देखा और समझ गए कि रिसेप्शन नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने मौन सहमति से कहा, मास्टर जी, मैं वापस जाकर कंपनी के लोगों से उसे ढूंढने में मदद का इंतजाम करूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि मिस्टर जी होनफू के तियान ठीक हो जाएंगे। मैं तो हूँ। थोड़ी देर बाद सभी लोग क्लब से चले गए, सिर्फ जी वुली अकेला रह गया। आखिरकार वह खुद को और नहीं रोक सका और लड़खड़ाते हुए सोफे पर गिर पड़ा। उसकी आंखें लाल थीं, उसकी धड़कन तेज थी, उसे बहुत पसीना आ रहा था और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। आज वह अपमान और हताशा है जो उसने दशकों में कभी नहीं झेली थी। और यह सब ये तियांस की वजह से है। जरा सोचो तो, जीवूल की लाल आंखें ठंडी रोशनी से भरी थीं और वह दहाड़ा, ये तियांस, तुम छोटे जानवर और मैं बेमेल हैं। तुम्हें जिंदगी का एहसास मौत से भी बदतर लग रहा होगा। जियांगन सिटी फर्स्ट हॉस्पिटल से निकलने के बाद ये तियान से सीधे जिजिन तियानगोंग विला लौट आया। इलाज के बाद झाओ गुआंगवन की चोटें खतरे से बाहर थीं, लेकिन आखिरकार वह बूढ़ा हो गया है और उसकी शारीरिक कार्यक्षमता थोड़ी कमज़ोर है, इसलिए उसे ठीक होने के लिए अभी भी कुछ समय के लिए अस्पताल में भर्ती रहना होगा। इसी वजह से ये तियानसे ने डीन वू जिंगए से बात की, जिन्होंने झाओ गुआंगवन की अच्छी देखभाल करने का वादा किया। जिजिन विला नंबर 1 के दरवाजे पर पहुंचकर मैंने देखा कि कमरे की लाइटें जल रही थीं। बाहर जाने से पहले लाइटें बंद करना याद रखें। क्या अंदर कोई हो सकता है? ये तियानसे के मन में एक अजीब सी घबराहट हुई। उसने पासवर्ड वाला ताला खोला, दरवाज़ा खोला और अंदर चला गया। मैंने लिविंग रूम के डोरमेट पर काले रंग के ऊंची एड़ी के जूते देखे जो बहुत कीमती लग रहे थे। जरूर कोई अंदर आया। ये तियानसे प्रवेश द्वार से घूमकर आगे की ओर देखने लगा। मैंने सोफे के बीच में एक जानी पहचानी आकृति बैठी देखी, रोंग में यान। ये तियानसे की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। क्या ये वही थी? वह अंदर कैसे आए? देर रात आने वालों के बारे में क्या? रोंग में यान सोफे पर पैर क्रॉस करके बैठी दिखाई दे रही थी और उसके चांदी के चौंगसम की पट्टियों से उसके लंबे काले रेशमी पैर हल्के से दिखाई दे रहे थे। उसने चप्पल नहीं पहनी थी। उसके सेक्सी रेशमी पैर खुले हुए थे, हल्के लय में हिल रहे थे, जिसमें एक अनोखा आकर्षण था। जिस क्षण उसने ये तियानसे को देखा, रोंग में यान की आंखों में एक उत्सुकता और खुशी की झलक दिखाई दी और उसने कहा, श्रीमान, ये आप सचमुच यहीं रहते हैं? मैं अपनी शर्त पर सही थी। अध्याय 132। रोंग में यान खड़ी हुई और अपने रेशमी पैरों से धीरे धीरे जमीन पर चलने लगी। वह तब तक चला जब तक कि वह ये तियानसे से आधा मीटर से भी कम आगे नहीं आ गया और रुक गया। ये तियानसे ने पहली बार रोंग में यान को ध्यान से और गौर से देखा। हालांकि उसने ऊंची एड़ी के जूते नहीं पहने थे, फिर भी नंगे पैर उसकी लंबाई 1.7 मीटर थी। उसके पैर जियाओ किंगचेंग से थोड़े पतले थे। हालांकि उसकी छाती हान रुयुन जितनी बड़ी नहीं थी, फिर भी वह डी कप थी। इसे सबसे बेहतरीन कहा जा सकता है। ये तियानसे ने नज़रें फेर लीं, हल्की खांसी और पूछा, तुमने अभी कहा था कि तुम सही थे, तुम्हारा क्या मतलब है? और तुम अंदर कैसे आए? हान रुयुन ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने पूछा, श्रीमान, ये अपनी पहचान के साथ तुम एक फूड डिलीवरी करने वाले का नाटक कर रहे हो? क्या लोगों को इस तरह धोखा देना मज़ेदार है? ये तियान्स ने समझाया, जाहिर है तुमने मुझे डिलीवरी वाला समझ लिया, लेकिन मैंने तुमसे झूठ बोलने की पहल नहीं की। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान सकती हूँ। रोंग में यान ने सिर हिलाया, फिर अपनी आंखें थोड़ी सिकुड़ी और गौर से देखते हुए बोली, लेकिन क्या तुम्हें मुझसे कुछ और ज़रूरी बात छुपानी है? साथी होने के नाते हमें एक दूसरे के साथ ईमानदार रहना चाहिए। क्या जानबूझकर इसे छुपाना बुरा नहीं है? ठीक है। ये तियान्स एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। क्या उसे अंदाज़ा हो गया था कि मैं सगाई रद्द करने वाली हूँ? तो तुम मुझे बोलने की याद दिला रही हो। ये तो इत्तेफाक है। ये तियान्स ने सिर हिलाया और मुस्कुराई, तुमने जो कहा वो सही है, लेकिन मैंने इसे जानबूझकर नहीं छुपाया, बल्कि मुझे कुछ मुश्किलें हुईं। चूंकि तुमने इसे नोटिस कर लिया है, इसलिए मैं सच बताऊंगी। दरअसल मैं वह बीच वाक्य में ही था। काल हालांकि उसने देखा कि रोंग मेयान का चेहरा, जो हमेशा शांत रहता था, धीरे धीरे उम्मीद और उत्साह से भर गया। उसकी बात पूरी होने से पहले ही रोंग मेयान पहले बोलने के लिए बेताब हो गया। दरअसल तुम जियांगन के युद्ध देवता लिनफैंग हो, है ना?
मुझे पता था कि मैं सही था। ये तियान से उलझन में था। क्या बकवास है, मैं सगाई रद्द करने की बात करना चाहता हूँ। मैं अचानक जियांगन के युद्ध देवता लिनफैंग क्यों बन गया? ये तियानसे को अचंभित देखकर रोंग मेयान ने गर्व से कहा, क्या तुम डर गए हो? ये तियानसे की आंखें फड़क उठीं। वह सचमुच डरा हुआ था, लेकिन ये बस एक डर था। ये तियानसे ने जल्दी से समझाया, तुमने गलत व्यक्ति को पहचान लिया है। मैं लिनफैंग बिल्कुल नहीं हूँ। रोंग मेयान ने अपनी बाहें उठाईं, जाहिर तौर पर उसे यकीन नहीं हुआ और बोली, शानदार जियांगनान युद्ध देवता, अगर तुम हिम्मत करो या न करो तो अच्छा नहीं है ना? ये तियानसे अवाक रह गया और बोला, तुम क्या कह रहे हो? तुमने कहा था कि मैं जियांगनान का युद्ध देवता हूँ। सबूत कहाँ है? क्या वजह है? तुम्हें कोई वजह चाहिए तो मैं तुम्हें सबूत बता दूंगा। रोंग मेयान ने आत्मविश्वास से कहा, सबसे पहले जियांगनान युद्ध देवता 3.5 साल पहले जियांगनान शहर से बिना किसी निशान के गायब हो गए थे और फिर कोई खबर नहीं है। लेकिन तुम सिर्फ 3 साल पहले अचानक जियांगनान शहर लौट आए। तुम इसे कैसे समझाओगे? ये तियानसे ने बेबसी से कहा, जियांगनान शहर की आबादी 10 लाख है और लोग आते जाते रहते हैं। क्या ये संयोग सामान्य नहीं है? रोंग मेयान ने आगे कहा, तो फिर तुम ये कैसे समझा सकते हो कि तुम अपनी मार्शल आर्ट से फू गुआंग और अन्य के रक्षकों को आसानी से हरा सकते हो? ये तियानसे ने शांति से कहा, ऐसा क्यों है कि वह जियांगन के युद्ध देवता कुंग फू जानते हैं, लेकिन मैं नहीं। रोंग मेयान मुस्कुराया और बोला, बहुत अच्छा, तो आज अचानक होनफेंग हॉल के लोग अचानक तुमसे अकेले में किसी बात पर बात करने आ गए। वे सही सलामत कैसे निकल आए और डीकन फैंग और बाकी लोगों ने भी तुम्हारे साथ सम्मान से पेश क्यों आए? ये तियानसे ने हाथ फैलाकर जवाब दिया, ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने उन्हें गिरा दिया था। तुम मेरा अपमान करने की हिम्मत कैसे करोगे? तो कृपया आखिरी सवाल का जवाब दो। यह जिजिन विला नंबर 1 युद्ध के देवता लियांगनान की निजी संपत्ति है। तुम यहाँ क्यों रहते हो? यह आसान है, उन्होंने मुझे यह विला दिया था। क्या कोई समस्या है? रोंग मेयान ने नाक भान सिकुड़ी और कहा, शायद अगर मैं इन 4 चीज़ों को अलग अलग सूचीबद्ध करूं, मुझे यकीन नहीं होगा, लेकिन जब इन्हें एक साथ जोड़ा जाएगा तो ये केवल ये साबित कर सकता है कि तुम जियांगनान युद्ध के देवता लिनफैंग हो। कोई दूसरा जवाब नहीं है, इसलिए कृपया भ्रमित होने का नाटक मत करो। ये तियानसे, मैं उलझन में होने का नाटक क्यों कर रही हूँ? जाहिर है मैं बहुत सचेत हूँ, है ना? लेकिन रोंग मेलियान, जो पहले से ही सोच रहा था, सोचता रहा, मुझे पता है कि जियांगन में युद्ध के देवता होने के नाते तुम पर बहुत दबाव है और बहुत सारी झूठी उपाधियां तुम्हारे पीछे नहीं भागती। इसलिए वह 3.5 साल पहले अचानक गायब हो गया और फिर ये तियानसे की नई पहचान के साथ जियांगन शहर लौट आया और अपना बाकी जीवन चुपचाप बिताना चाहता था। अप्रत्याशित रूप से शादी के 3 साल बाद जियो किंगचेंग को जियो किंगचेंग ने अस्वीकार कर दिया। उससे बदला लेने के लिए वह जिजिन विला नंबर 1 लौट आया और अपने पुराने अधीनस्थ होनफेंग हॉल को बुलाया। वह जियांगन में युद्ध के देवता के रूप में अपनी पहचान फिर से हासिल करना चाहता था, है ना? विश्लेषण की यह श्रृंखला, ये तियानसे दंग रह गया। इस महिला की कल्पना किसी मीटिंग में किसी को गोली मारने से भी ज्यादा अप्रत्याशित थी। ये तियानसे शिकायत करने से खुद को रोक नहीं पाई, तुमने जरूर बहुत ज्यादा उपन्यास पढ़े होंगे। रोंग मेयान की आंखें चमक उठीं, तुम्हें कैसे पता? मुझे शहरी उपन्यास पढ़ना पसंद है जिनमें पुरुष नायक बहुत ही शानदार होता है। सच कहूं तो मैं अक्सर पुरुष नायक को। रोंग मेयान ने आगे कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके गालों पर हल्की सी लाली ने सब कुछ कह दिया। ये तियानसे के चेहरे पर उदासी छा गई। यह क्या बकवास है? मैं तो बस अपनी सगाई रद्द करना चाहता हूँ। क्या मुझे इतनी परेशानी उठानी पड़ेगी? लगता है इसका कोई मतलब ही नहीं है। तुम अपनी पहचान सिर्फ अपना विवाह प्रमाण पत्र निकाल कर ही साबित कर सकते हो। जरा रुको, मैं कुछ ढूंढ रही हूँ। ठीक उसी समय जब ये तियानसे विवाह प्रमाण पत्र ढूंढने की योजना बना रही थी, रोंग मेयान ने कहा, तुम क्या ढूंढ रहे हो? क्या यही है? उसने अपनी पीठ पीछे से एक अनुबंध निकाला और ये तियानसे को थमा दिया। चेहरे पर एक आकर्षक मुस्कान के साथ उसने कहा, जियांगनान युद्ध के देवता, मेरे साथी बनने पर बधाई, अब तुम अपना नाम लिख सकते हो। ये तियानसे एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। रोंग मेयान ने पलकें झपकाईं। उसने समझदारी भरी नज़रों से कहा, मुझे पता है कि तुम अपनी पहचान उजागर नहीं करने वाली है। अच्छी खबर, वह मर्द मैं हूँ। रोंग मेयान ने लोहा गर्म होते ही चोट मारी और आगे कहा, क्या हम अभी कोशिश करके देखें? सोफा बहुत बड़ा होगा, बहुत दिलचस्प होगा। ये तियान खुद को रोक नहीं पाया और अपनी लार निगल गया और उसके पेट में एक गर्म सनसनी महसूस हुई। लेकिन ये देखते हुए कि यह औरत बहुत अमीर है और उसकी कही बात सच नहीं है, बेहतर है कि उससे दूरी बनाए रखी जाए। वह जल्दी से शांत हुआ और एक कदम पीछे हट गया। उसने गंभीरता से कहा, मिस रोंग, रुको। देर हो रही है, बेहतर होगा कि तुम वापस जाकर जल्दी आराम करो। रोंग मेयान ने अपने होंठ सिकुड़े और कहा, ओफ, बिना छेड़े तो बहुत बोरिंग है।
हालांकि मैं ये तियानसे के चरित्र के बारे में और भी सकारात्मक महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाए। वह जियांगन में युद्ध के देवता होने के योग्य है, वह सचमुच दूसरे पुरुषों से अलग है। वह अपने सामान्य रूप में लौट आए और बोली, आज से तुम मेरे साथी हो। मुझे आशा है कि हम एक दूसरे के साथ सुखद सहयोग कर पाएंगे। जल्दी आराम करो। रोंग मेयान ने अपनी लंबी टांगें फैला दी, धीरे धीरे दरवाजे की ओर चली और ऊंची एड़ी के जूते पहन लिए। ये तियानसे को हाथ हिलाते हुए उसने आकर्षक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, अलविदा जियांगन युद्ध के देवता, मुझे याद रखना। धमाका। दरवाज़ा बंद करो। रोंगमेई का चेहरा, जो एक पल पहले जितना ही स्वाभाविक था, आखिरकार इस पल खुद को और रोक नहीं पाया। उसके गाल लाल और जल रहे थे और वह जोर जोर से सांस ले रही थी। इस बात पर ध्यान मत दो कि उसने जानबूझकर अंदर ही अंदर ये तियानसे को छेड़ा था। एक अनुभवी ड्राइवर की तरह व्यवहार कर रहा था। दरअसल मैं अंदर से बहुत घबराया हुआ था। ये तियानसे से उसने जो उत्तेजक शब्द कहे वे उसके पहले पढ़े गए उपन्यासों के अंश थे। मैंने पहले कभी किसी और मर्द को नहीं बताया। ज़्यादा से ज़्यादा मैंने उपन्यास पढ़ने के बाद मन ही मन कहानी की कल्पना की थी। उसने अपना गाल आग से सटा लिया। उसने मन ही मन कहा, रोंग मेयान, तुम्हें सचमुच शर्म नहीं आ रही? अगर तुम अपने आदर्श से मिल भी जाओ तो भी तुम खुद को निराश नहीं कर सकते। तुम्हें अपनी शैली बनाए रखनी होगी और संयमित रहना होगा। दूसरों को तुम्हें नीचा मत दिखाने दो। उफ, उसने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे अपने आप को संभाला। लिविंग रूम में अभी जो दृश्य हुआ था उसे याद करो। उसने अपने होंठ हल्के से काटे और बुदबुदाए, लेकिन मैंने बस अपना चेहरा नीचे करके देखा और पाया कि इस व्यक्ति का चरित्र दृढ़ है और वह विश्वास और सहयोग के योग्य है। अगर मैं युद्ध के देवता लियांगनान के करीब पहुंच जाऊं तो मुझे लगता है कि मैं अपने परिवार द्वारा तय की गई सगाई रद्द कर सकता हूं। ये तियानसे सोफे पर बैठ गया। इस समय सोफे पर बैठे रोंग मेयान की अनोखी खुशबू अभी भी महक रही थी। रोंग मेयान के बारे में सोच रहा था। वह आह भरने से खुद को रोक नहीं पाया। ओह, मैंने तो सगाई रद्द करने की सोची थी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह इस तरह बिगड़ जाएगा। एक सगाई रद्द करना इतना मुश्किल है तो बाकी 7 का क्या करोगे? जिंगल बेल बेल। तभी उसका मोबाइल फ़ोन बजा और उसने देखा तो वह एक अनजान नंबर था। ये तियानसे को लगा कि यह कोई धोखाधड़ी वाला कॉल है और उसने तुरंत फ़ोन काट दिया। जिंगल बेल बेल। कुछ सेकंड बाद दूसरे पक्ष ने फिर फ़ोन किया। ये तियानसे ने फिर फ़ोन काट दिया। जिंगल बेल बेल। हालांकि दूसरे पक्ष ने फिर फ़ोन किया। ये झूठा बहुत ज़िद्दी है। ये तियानसे ने भौहें चढ़ाईं, उत्तर बटन दबाया और अधीरता से कहा, बीमा मत खरीदो, ऑनलाइन दी थी। लेकिन ये तियानसे सोचता है, चूंकि वह रोंग मेयान को आज रात सगाई रद्द करने का प्रस्ताव नहीं दे पाए, इसलिए लियू रुयान उसके दरवाजे पर आ गया। तो पहले उससे सगाई रद्द करो। अध्याय 134। जियांगरियन सिटी एयरपोर्ट। ये तियान्स पिकअप पोर्ट पर पहुंच गया और इंतजार करने लगा। ज्यादा देर नहीं लगी। एक ढीली सफ़ेद शर्ट और काले डेनिम शॉर्ट्स पहने एक महिला बाहर निकली। हालांकि उसने साधारण कपड़े पहने थे, धूप का चश्मा और मास्क पहना हुआ था, फिर भी उसने आते ही कई पुरुषों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। वह लंबा है, लंबी टांगें हैं और गोरी त्वचा है। उसकी छाती पर शर्ट के बटन मानो किसी भी समय फटने वाले हैं। वह जियाओ किंगचेंग और रोंग मेयान से भी बड़ा है। मुझे लगता है कि वह हान रुयुन से मुकाबला कर सकता है। ये तियान्स खुद को दूसरी नज़र से देखने से नहीं रोक सका। वह महिला सीधे ये तियान्स की ओर चली गई, भौहें सिकोड़ते हुए बोली, ये तियान्स। ये तियान्स ने सिर हिलाया। तुम कौन हो? महिला ने अपना धूप का चश्मा ऊपर उठाया, जिससे उसकी खूबसूरत लाल आंखें दिखाई देने लगी और थोड़े घृणा भरे स्वर में बोली, तुम क्या सोच रहे हो? तभी ये तियानसे को एहसास हुआ कि सामने वाला व्यक्ति लियू रुयान था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उसने खुद को इतना कसकर लपेट रखा है। आखिरकार एक बड़ी स्टार होने के नाते अगर उसकी पहचान उजागर हो जाती है तो पपराजी और ग्रुपीज के लिए उसे पकड़ना आसान है। लियू रुयान ने अपना धूप का चश्मा नीचे रखा, अपना सूटकेस ये तियानसे की ओर फेंका और अकड़ते हुए पार्किंग की ओर चल दिया। कुछ मीटर चलने के बाद उसने पाया कि ये तियानसे उसके पीछे नहीं आया था। उसने अपना सिर घुमाया और नाराज होकर कहा, तुम क्या सोच रहे हो? सूटकेस लेकर मेरे पीछे आओ, तुम्हारी तो बिल्कुल भी नज़र नहीं है। ये तियानसे बुदबुदाया, तुम सच में खुद को एक बड़ी स्टार समझ रहे हो? उसे इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। वह अपना सूटकेस घसीटता हुआ लियू रुयान के पीछे पार्किंग की ओर चल पड़ा। लियू रुयान ने अपनी थोड़ी उठाई और पूछा, आपकी कार कहाँ है? ये तियानसे ने कोने में खड़ी एक पीली बैटरी वाली कार की ओर इशारा करते हुए कहा, वहाँ। क्या बैटरी वाली कार ले लो? लियू रुयान ने घृणा से सवालिया लहजे में कहा, ये तियानसे, क्या तुम मजाक कर रहे हो? मेरी बहन लियू रुयंत है। वह एक लोकप्रिय महिला स्टार है। ये तियानसे ने जवाब में पूछा, तो क्यों? लियू रुयान ने अपने चेहरे पर घमंडी भाव के साथ कहा,
जब भी मैं फिल्म कर रही होती हूँ, मुझे लेने और छोड़ने के लिए हमेशा एक नैनी कार होती है, और जब मैं बाहर जाती हूँ तो मेरी सभी कारें लैम्बोर्गिनी, मासेराती, मर्सिडीज बेंज और BMW होती हैं, और मैं उनकी तरफ देखती भी नहीं हूँ। आप कितने दयालु हैं, आपने मुझे एक टूटी हुई बैटरी वाली कार में चलने दिया। क्या यह आपके नेक स्वभाव के अनुकूल है? खबर फैलने के बाद भी बहन रंग मनोरंजन उद्योग में कैसे टिकी रह सकती हैं? ये तियानसे ने आंखें घुमाईं और कहा, इतनी बेवकूफ़ मत बनो। मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और मैं सिर्फ बैटरी से ही गाड़ी चला सकती हूँ। अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम या तो किसी से संपर्क कर सकती हो कि वो तुम्हें ले जाए या टैक्सी का किराया दे दो। तुम एक बड़ी स्टार हो और तुम्हें पैसों की कमी नहीं होनी चाहिए, है ना? तुमने कैसे बात की? लियू रुयान गुस्से से पैर पटकने लगी। ये सच है कि वह एक बड़ी स्टार है और उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि इस बार वह अपने परिवार के साथ किसी अनबन की वजह से बाहर आई थी। परिवार ने उसके सारे बैंक खाते और क्रेडिट कार्ड फ्रीज कर दिए। हवाई टिकट खरीदने में खर्च किए गए पैसों के अलावा अब उसकी जेब में एक पैसा भी नहीं है। जाहिर है वह ये तियानसे को इस दुविधा के बारे में बिल्कुल नहीं बताएगी। घमंडी चेहरा बनाते हुए उसने सहजता से कहा, जब मैं बाहर जाती हूँ तो आमतौर पर एक असिस्टेंट मेरा इंतज़ार करता रहता है। जब मैं टैक्सी लेता हूँ तब भी असिस्टेंट मेरी मदद करता है, इसलिए यह मामला मैं आप पर छोड़ता हूँ। वैसे मैं 10 करोड़ से कम कीमत वाली कार में नहीं चलूँगा। अभी टैक्सी बुलाओ। जैसा कि कहावत है, मिट्टी की मूर्तियों में भी 3 अग्नि बिंदु होते हैं। ये तियानसे ने उसे गौर से नहीं देखा और कहा, मैं तुम्हारी सहायक नहीं हूँ, मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? लियू रुयान ने कहा, क्योंकि तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त के पति हो। अगर तुम उसकी बात सुनोगे तो तुम्हें मेरी भी सुननी होगी। अगर तुम नहीं सुनोगे तो मैं किंगचेन को फ़ोन करके शिकायत करूंगी और उससे तलाक मांगूंगी और तुम्हें बाहर भीख मांगने पर मजबूर करूंगी। ये तियानसे ने उदासीनता से कहा, तुम मुझे फ़ोन करके शिकायत कर सकती हो। शायद तुम्हें अभी पता न हो, लेकिन जियाओ किंगचेंग ने मुझसे तलाक के लिए अर्जी दे दी है। हम तलाक के लिए कूलिंग ऑफ पीरियड में हैं और हमें 1 महीने में तलाक का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। क्या तुम जा रही हो? लियू रुयान की आंखें चौड़ी हो गईं, उसके चेहरे पर एक भाव था। कुछ सेकंड बाद वह खुशी से फूली नहीं समाये और बोली, वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। मेरी बहन ने कितनी बार किंगचेन को तलाक लेने और अपनी जवानी किसी नाकामयाब पर बर्बाद न करने के लिए मनाया है, लेकिन वह नहीं मानी, और अब इस लड़की को आखिरकार वह आदर्श मिल ही गया है। उसने ये तियासे की तरफ देखा और अपने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, चून कि तुम दोनों तलाक ले रहे हो तो तुम मुझे लेने आने के लिए क्यों तैयार हुए? क्या तुम मुझ पर अच्छा प्रभाव डालना चाहते हो और मेरी बहन से कहना चाहते हो कि वह किंगचेन को अच्छी बात कहने और उसे तलाक लेने के लिए राजी करने में तुम्हारी मदद करे, है ना? हे, मैं तुम्हें सलाम करती हूँ, इसके बारे में सोचना भी मत। अपने छोटे मोटे ख्यालों को वापस ले लो। ये तियासे ने आंखें घुमाईं और कहा, कृपया अपने लिए चीज़ें और मुश्किल न बनाएं। मैं सिर्फ इसी वजह से तुम्हें लेने आया हूँ। उसने विवाह प्रमाण पत्र निकाला और लियू रुयान को दे दिया। लियू रुयान ने विवाह प्रमाण पत्र लिया और उलझन में पूछा, यह क्या है? ये तियासे ने कहा, इसे खोलकर देखने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा। लियू रुयान ने विवाह पत्र खोला। उसमें लिखा था, शिष्टाचार हस्तरेखा निर्णय के समान है, 2 उपनामों को मिलाकर एक अच्छा विवाह रचा जाता है, कविता के बारे में है, और 100 साल की शांति और सुकून। पुरुष ये तियानसे, महिला लियू रुयान। विवाह पत्र पढ़ने के बाद लियू रुयान अपना धूप का चश्मा उतारने से खुद को रोक नहीं पाए, जिससे उसकी खूबसूरत बड़ी आंखें दिखाई देने लगीं, जो पूरी तरह से खुली हुई थीं। ये तुम्हारे और मेरे बीच का विवाह प्रमाण पत्र है। क्या तुम मेरी प्रेमिका हो? ये तियानसे ने सिर हिलाया, ठीक है। यह असंभव है। लियू रुयान थोड़ी उलझन में थी। उसने कभी नहीं सुना था कि उसके परिवार ने उसके लिए कोई सगाई तय की है। क्या ये हो सकता है? लगता है उसे कुछ समझ आ गया है। उसने विवाह प्रमाण पत्र सीधे ये तियानसे की बाहों में वापस फेंक दिया। अच्छा, ये तियान्स, तुम्हारा अभी अभी मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने तलाक दिया है, तो तुमने मुझ पर ध्यान दिया, है ना? ये तियान्स एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। तुम्हारा क्या मतलब है? लियू रुयान ने साफ चेहरे से कहा, दिखावा बंद करो। तुमने ज़रूर इस शादी के प्रमाण पत्र में जालसाजी की होगी। तुम्हारी पत्नी के तलाक के लिए अर्जी देने के तुरंत बाद तुमने उसकी सबसे अच्छी दोस्त को निशाना बनाया और दूसरों को धोखा देने के लिए नकली शादी के प्रमाण पत्र का इस्तेमाल किया। धिक्कार है तुम पर, कमीने। ये तियान्स ने बेबसी से कहा, नकली शादी का प्रमाण पत्र कहाँ है? अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम घर पर अपने बड़ों को फ़ोन करके पूछ सकती हो। लेकिन लियू रुयान ने ये तियान्स की बात बिल्कुल नहीं सुनी। उसने अपना नकाब उतारा, उसे देखने के लिए एक छोटा सा शीशा निकाला और अपनी हथेली से अपने चेहरे को धीरे से थपथपाया, एक बहुत ही प्यारा सा इशारा करते हुए। उसने भावुक होकर शेखी बघारी, उफ, ये सब इसलिए है क्योंकि मैं इतनी खूबसूरत हूँ कि इतने सारे पुरुष मुझे नियंत्रित नहीं कर सकते।
अगर यह एक गलती है तो वे वास्तव में बार बार वही गलती करने को तैयार हैं। ये कहते हुए उसने खुद की कुछ खूबसूरत तस्वीरें लीं। वह शेख ही बघारता रहा, दुनिया में इतने खूबसूरत लोग कैसे हैं? मैं रानी हूँ, वह कितनी शानदार हैं। ये तियान से अवाक रह गया। उसने स्वीकार किया कि लियू रुयान बहुत खूबसूरत थी, अपने शुरुआती दौर में दीदी रेबा से भी ज़्यादा खूबसूरत। लेकिन मैं सचमुच इस तरह के घमंडी, आत्ममुग्ध और दिखावटी स्वभाव वाले व्यक्ति के साथ और ज़्यादा संपर्क नहीं रखना चाहता। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि इस बूढ़े आदमी गुरु ने उसके लिए ऐसी फ्लैंसी क्यों रखी। इससे ये तियानसे की सगाई रद्द करने की जिद और मजबूत हो गई। जब वह फिर से समझाने ही वाला था कि उसने सगाई रद्द करने के लिए विवाह प्रमाणपत्र निकाल लिया। चीख एक काली बेंटले उन दोनों लोगों से थोड़ी ही दूरी पर रुकी। कार का दरवाज़ा खुलता है। एक लंबा, फैशनेबल युवक कार से उतरा। उसने ब्रांडेड कपड़े और ब्रांडेड घड़ी पहनी हुई थी। पहली नज़र में वह किसी अमीर घराने का लड़का लग रहा था। उस थोड़े से खूबसूरत चेहरे पर एक शैतानी आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी, मानो वह हर बात को गंभीरता से नहीं लेता। उसके साथ एक और व्यक्ति भी नीचे आ रहा था। पीले गाउन में वह बूढ़ा आदमी लंबा और दुबला पतला है, उसकी आंखें पैनी हैं। उसके मोटे, खुरदुरे हाथ बता रहे थे कि वह एक मार्शल आर्ट का अभ्यासी है जो दशकों से मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहा है। वह युवक सीधे लियू रुयान की ओर चला गया। चेहरे पर मुस्कान लिए उसने धीरे से कहा, रुयान, क्या तुम जियानगन शहर आ रहे हो? लियू रुयान ने उसे घृणा से देखा और कहा, मैं जियानगन शहर आऊं या ना आऊं, इससे तुम्हें क्या लेना देना? ऐसा लग रहा था कि युवक लंबे समय से लियू रुयान के रवैये का आदी था और नाराज नहीं था। रुयान, देखो तुम कार से कहाँ जा रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि मेरी कार तुम्हें वहां ले जाए? ये सुविधाजनक है। लियू रुयान ने अधीरता से कहा, कोई ज़रूरत नहीं। किसी ने मुझे दिया है। तुम्हें इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। किसी ने भेजा है। युवक ने भौहें चढ़ाईं और बगल में खड़े ये तियानसे को देखा। उसे ऊपर नीचे देखने के बाद मैंने पाया कि उसकी कीमत 200 युआन भी नहीं थी। पहली नज़र में वह एक बेचारा हारे हुए व्यक्ति जैसा लग रहा था। उसकी आंखों में तिरस्कार का भाव था। उसने विनम्रता से कहा, मेरा नाम रोंग जिदोंग है, मैं प्रांतीय राजधानी के रोंग परिवार से हूँ। रुयान को भेजने की बात मुझ पर छोड़ दो, वापस वहीं जाओ जहाँ से आए हो। अध्याय 135। रोंग जिदोंग, क्या वह और रोंग मेयान रिश्तेदार हैं? ये तियान से सोच में पड़ गया और रोंग जिदोंग की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। रोंग जिदान को लगा कि ये तियान से उसकी पहचान से डर गया है और उसकी आंखों में तिरस्कार की चमक और भी तेज हो गई। उसने लियू रुयान की ओर मुड़कर धीरे से कहा, रुयान, मेरे साथ आओ, वह आदमी तुम्हें कुछ नहीं देगा। लियू रुयान ने भौहें चढ़ाईं, उसके मन में बहुत झिझक थी। रोंग जिदोंग 1 साल से भी ज्यादा समय से उसका पीछा कर रहा था। बाहरी परिस्थितियों के लिहाज से रोंग जिदोंग के पास वास्तव में कोई विकल्प नहीं था। रोंग तियानली का इकलौता बेटा होने के नाते वह रोंग परिवार की युवा पीढ़ी में बिजनेस क्वीन रोंग मेयान के बाद दूसरे नंबर पर है। इसके अलावा वह काफ़ी सुंदर भी है और प्रांतीय राजधानी की अनगिनत युवतियों के दिलों में वह राजकुमार है। लेकिन लियू रुयान उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। कारण बहुत सरल है, यानी रोंग जिदोंग दूसरी पीढ़ी के दूसरे अमीर लोगों से अलग नहीं है, वह निजी तौर पर बहुत कामुक है। लियू रुयान ने अधीरता से कहा, मैंने तुमसे कहा था कि कोई मुझे ये दे देगा, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी, मास्टर रोंग। रोंग जिदोंग का चेहरा थोड़ा उदास हो गया। रुयान, तुमने मुझे क्यों ठुकरा दिया और एक अनजान आदमी को तुम्हें उपहार के रूप में भेजने दिया? क्या तुम्हें डर नहीं है कि वह तुम्हारे बारे में बुरे विचार रखेगा और तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा? लियू रुयान की आंखों में चालाकी की झलक दिखाई दी और उसने जवाब दिया, तुम डर क्यों रही हो, बहन? ये मेरा फ्लैंस है, कोई अजनबी आदमी नहीं। ये कहने के बाद उसने पहल करते हुए ये तियानसे का हाथ पकड़ लिया और जानबूझकर अपना शरीर उसके पास रगड़ा, एक बेहद अंतरंग भाव दिखाते हुए। इस हरकत से ये तियानसे स्तब्ध रह गया। मैं भौहें चढ़ाए बिना नहीं रह सका और धीमी आवाज में पूछा, तुम क्या कर रहे हो? लियू रुयान ने दांत पीसते हुए उसके कान में धमकी दी, क्या तुमने अभी नहीं कहा था कि हमारी सगाई हो गई है? अगर तुम चाहती हो कि मैं इसे कबूल करूं, तो तुम्हें उसे बेवकूफ़ बनाने में मेरा साथ देना होगा, वरना मैं तुम्हें अच्छा दिखाऊंगी। उसने जल्दी से ध्यान से देखा और छेड़खानी भरे अंदाज में कहा, ओह मेरी जान, मैंने तुम्हें काफ़ी समय से नहीं देखा। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मुझे तुमसे बहुत सारी निजी बातें कहनी हैं। चलो चलें। मुझे नहीं पता कि यह जानबूझकर किया गया था या अनजाने में। ये कहते हुए उसने ये तियानसे की बाहों को अपने स्तनों से भी रगड़ा। शानदार और कोमलता से भरपूर। हालांकि यह कई फ़ायदों से भरपूर था, फिर भी इसने ये तियानसे के पूरे शरीर में रोंगटे खड़े कर दिए। यह महिला एक अभिनेत्री बनने की हकदार है, वह अभिनय में बहुत अच्छी है। रोंग जिदोंग अपना गुस्सा रोक नहीं पाया। रुयान, मैंने तुम्हारे फ्लैन से होने के बारे में कभी नहीं सुना। क्या तुम मुझे बेवकूफ़ बनाने और मेरे साथ 3 साल के बच्चे जैसा व्यवहार करने के लिए इस बहाने का इस्तेमाल कर रहे हो?
छी, अब भी यकीन नहीं हो रहा। लियू रुयान ने ये तियानसे से शादी का प्रमाण पत्र लिया और रोंग जिदोंग के सामने उसकी तस्वीर खींची। आंखें खुली रखो और देखो कि कहीं बहन तुम्हें बेवकूफ़ तो नहीं बना रही। जब उसने ये कहा तो उसे मन ही मन खुशी हुई कि उसे पाने के लिए ये तियानसे ने शादी का जाली पत्र बनाया जो काम आ गया। हे, तुम भी मेरी तरह ही मज़ाकिया हो। रोंग जिदोंग ने शादी के अनुबंध की सामग्री पढ़ी तो वह चौंके बिना नहीं रह सका। भरोसा, लियू रुयान के पास वाकई एक फ्लांस है। और भी बहुत कुछ। इस आदमी का नाम ये तियानसे है। वह जाना पहचाना क्यों लग रहा है। लेकिन उसने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। लेकिन उसने अनिच्छा से कहा, रुयान, ये बच्चा इतना घटिया तुम्हारा फ्लांस बनने के लायक कैसे हो सकता है। लियू रुयान ने अपनी ठुड्डी उठाई और कहा, तुम्हें परवाह नहीं कि यह लायक है या नहीं, जब तक मुझे ये पसंद है। रोंग जिदोंग की आंखों के कोने फड़क उठे। वह अच्छी तरह जानता था कि लियू रुयान को बचपन से ही लाड़ प्यार मिला है और मशहूर होने के बाद उसके लाखों प्रशंसक उसका समर्थन करते हैं। इसलिए उसने लंबे समय से एक पक्षपाती व्यक्तित्व विकसित कर लिया था। मैं हमेशा अपनी राह पर चलती हूँ। रोंग जिदोंग ने गहरी सांस ली और गंभीरता से कहा, रुयान, शादी और प्यार बच्चों का खेल नहीं है, तुम्हें वास्तविकता पर विचार करना होगा। और कुछ नहीं तो चलो तुम्हें दूर भेजने की बात करते हैं। एक लोकप्रिय फिल्म स्टार होने के नाते क्या तुम उसके द्वारा टूटी हुई बैटरी वाली कार में भेजे जाने को तैयार हो? क्या ये तुम्हारे रुतबे के लायक है? लियू रुयान ने गंभीर भाव से कहा, हालांकि मैं एक सेलिब्रिटी हूं, फिर भी मैं एक साधारण इंसान हूं। हालांकि बैटरी कारें सस्ती होती हैं, लेकिन वे आम लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले परिवहन का साधन हैं। वे मेरे दर्जे के लायक कैसे नहीं हैं? एक अभिनेता होने के नाते मैं हमेशा खुद को याद दिलाता हूं कि मुझे जनता से आना है और जनता के बीच जाना है, ताकि मैं समाज का अनुभव कर सकूं और जीवन को समझ सकूं। ये शब्द सुनकर ये तियानसे लगभग जोर से हंस पड़ा। अच्छा आदमी, मुझे कैसे याद आया कि किसी ने ऐसा नहीं कहा था। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि आप 10 करोड़ से कम कीमत वाली कार नहीं चला पाएंगे? जब चाहें बदल सकते हैं, क्या ड्रामा क्वीन है? रोंग जिदोंग ने अनिच्छा से कहा, क्या मेरी बेंटले इस आदमी की टूटी हुई बैटरी से कमतर नहीं है? लियू रुयान ने सिर हिलाया और कहा, ये सही है, मैं कभी भी खुद का आनंद नहीं लेना चाहता, लेकिन मुझे शांत और सरल रहना पसंद है। मैं बैटरी कार पर रोना पसंद करूंगा बजाय इसके कि बेंटले पर हंसो। मुझे उम्मीद है कि आप मेरा साथ देंगे और मुझे समझेंगे, मास्टर रोंग। इस वाक्य ने रोंग जिदोंग को चुप करा दिया। मेरा दिन। दूसरी औरतें बैटरी कार में हंसने के बजाय लग्जरी कार में रोना ज़्यादा पसंद करेंगी। वाह, क्या बात है। मुझे ठुकराने के लिए तुम इतनी व्यंग्यात्मक बातें भी कर सकती हो। तुम सच में मेरे साथ 3 साल के बच्चे जैसा व्यवहार करती हो, है ना? यह उस मंगेतर की गलती होगी जो अचानक कहीं से प्रकट हो गई। लियू रुयान ने भांप लिया कि रोंग जिदोंग का मूड थोड़ा अजीब होने लगा है और उसने ये तियानसे को जल्दी से वहां से जाने के लिए याद दिलाने की योजना बनाई। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। रोंग जिदोंग ने ये तियानसे की ओर इशारा करते हुए गहरी आवाज में कहा, जैसा कि कहावत है, सुंदरियां नायकों से मेल खाती हैं। रुयान वो औरत है जो मुझे पसंद है, चाहे कोई भी उसे पाना चाहे, उसे मुझसे आगे निकलना ही होगा। तुम भी, मेरी मंगेतर। मैं तुम्हें द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देने जा रहा हूँ। जो भी जीतेगा वह रुयान का पति बनने के योग्य होगा। क्या तुम इसे स्वीकार करने की हिम्मत रखती हो? ये तियानसे अवाक रह गया। हम अब किस उम्र में हैं? क्या तुम अब भी द्वंद्व युद्ध का प्रस्ताव रख रहे हो? क्या ये बचकाना नहीं है? अगर तुम सचमुच लियू रुयान को चाहते हो तो बस उसका पीछा करो, मुझे उसमें जरा भी दिलचस्पी नहीं है। लियू रुयान ने नाराजगी से भौहें चढ़ाईं और कहा, रोंग जिदोंग, क्या तुम मुझे अपने द्वंद्व युद्ध के लिए एक शर्त समझते हो? ये तियानसे मेरा मंगेतर है, तुम्हारे द्वंद्व युद्ध को स्वीकार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहने के बाद उसने ये तियानसे को इशारा किया, चलो उससे निपटते हैं। और चिंता मत करो। उसने ये तियानसे का हाथ पकड़ा और वहां से जाने लगा। हालांकि वह ये तियानसे को नीची नज़र से देखती थी, लेकिन वह ये तियानसे को भी इसमें शामिल नहीं करना चाहता था। आखिरकार रोंग जिदोंग ने ताइक्वांडो सीखा था और प्रांतीय राजधानी में अपने उग्र स्वभाव के लिए मशहूर था। वह अक्सर दूसरों को धमकाता और झगड़ता था। जो उसे नाराज करता, उसे कोई आसान सज़ा नहीं मिलती थी। ये तियानसे जैसा शक्तिहीन छोटा इंसान रोंग जिदोंग के लिए इतना शक्तिशाली नहीं है कि वह सिर्फ एक उंगली से उसे नियंत्रित कर सके। रोंग जिदोंग तेजी से आगे बढ़ा और उन दोनों को रोक दिया। उसके चेहरे पर ठंडक और अहंकार था जब उसने कहा, रुयान, मैंने, रोंग जिदोंग ने जो फैसला किया है वह नहीं बदलेगा। आज ये बच्चा या तो द्वंद्व युद्ध के लिए राजी होगा या आत्मसमर्पण कर देगा। और कोई चारा नहीं है। यह लियू रुयान शर्मिंदा दिख रही थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि बात इस हद तक बिगड़ जाएगी। मैं नहीं चाहती कि ये तियानसे को तकलीफ हो। वह बेबसी से बस इतना ही कह सका, ये तियानसे, तुम उसके आगे क्यों नहीं झुक जाती? अप्रत्याशित रूप से ये तियानसे, जो उसकी नज़रों में हमेशा से एक काया और निकम्मा रहा था,
ने शांति से जवाब दिया। ये त्यान से, मेरे शब्दकोश में आत्मसमर्पण जैसा कोई शब्द नहीं है। चूंकि यह युवा मास्टर रोंग द्वंद्व युद्ध करना चाहता है तो मैं उसके साथ खेलूंगा। बार लियू रुयान की आंखें चौड़ी हो गईं और वह खुद को रोक नहीं पाए और बोली, तुम पागल हो। रोंग जिदोंग ताइक्वांडो में 5वीं डिग्री ब्लैक बेल्ट है। तुम उसे कैसे हरा सकती हो? हिम्मत मत हारो। ये त्यानसे ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, 5वीं डिग्री ब्लैक बेल्ट। ताइक्वांडो में ये दिखावा लग सकता है, लेकिन असल में ये किंडरगार्टन के बच्चे की लड़ाई के स्तर का है। हो गया। उसने रोंग जिदोंग की ओर अपनी तर्जनी उंगली बढ़ाते हुए कहा, जल्दी करो, मुझे तुम्हें बाद में विदा करने के बाद जल्दी आराम करना होगा। ये हरकत रोंग जिदोंग की नज़र में ये खुलेआम उकसावे के बराबर था। बेवकूफ़, तुम मौत की तलाश में हो। उसकी आंखों में क्रूरता की एक चमक थी। वह जोर से चिल्लाया और ये त्यानसेले की ओर दौड़ा। लियू रुयान चौंक गई और अनजाने में अपना मुंह ढक लिया। बर्बाद ये त्यान से मुश्किल में पड़ने वाला है। उसे साफ साफ चेतावनी दी गई थी कि रोंग जिदोंग से उसका कोई मुकाबला नहीं हुई, तो फिर उसने द्वंद्वयुद्ध के लिए जिद क्यों की? जब तुम्हारे पास कोई क्षमता नहीं है तब भी तुम अपनी ताकत दिखाना पसंद करते हो। कोई आश्चर्य नहीं कि किंगचेन को अचानक एक एहसास हुआ और उसने तलाक के लिए हामी भर दी। जब वह बेचैन और परेशान थी तभी कुछ अप्रत्याशित हुआ। रोंग जिदोंग ये त्यानसे की ओर दौड़ा ही था और एक तेज किक मारने ही वाला था कि पहले एक हल्की सी आवाज़ आए। धमाका। मैंने देखा कि रोंग जिदोंग का शरीर हवा में उठा, 7-8 मीटर पीछे की ओर उड़ गया, जमीन पर जोर से गिरा और मुश्किल से रुकने से पहले 3-4 बार लुढ़का।